हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हम बहुत ही स्पेशल क्लास करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की। और ये क्लास बहुत स्पेशल होने वाला है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, जो इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही बेहतरीन अंग है। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बच्चों की भारतीय संविधान के प्रारंभ में कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार। एक हमारा जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। इस अधिकार का जो है वो सभी भारतीय या जो भी लोग हैं, सभी लोग जो है वो दुर्व्यवहार करने लगे। दुर्व्यवहार क्या करने? कि धन का उपार्जन करने, धन को जो है वो एक जगह सीमित करके रखने लगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया गया कि आपका जो है वो जो हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, उसमें से संपत्ति के अधिकार को जो है वो बाहर निकाल दिया गया कि चलो भाई, आपका जो संपत्ति का अधिकार है वो अब आपका मौलिक अधिकार नहीं रहा, ठीक है। उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। तो फाइनली अभी हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? अभी हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार है। और इन 6 मौलिक अधिकारों को हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ सीखने वाले हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। और आज की ये वीडियो, आज का ये क्लास जो है बहुत स्पेशल होने वाला है। लाइक एंड शेयर बिल्कुल करिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता है भाई। तो चलिए, भारतीय संविधान के कुल 6 मौलिक अधिकार कुछ इस प्रकार हैं। पहला भाई, समता या समानता का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच है। देखो, ये हम कुछ आपको आर्टिकल्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। ये मौलिक अधिकार पढ़ने का मेन हमारा पर्पस यही है कि जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको हम कवर कर सके। तो हमने पहला क्या लिखा भाई? हमने पहला लिखा समता या समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में इसका डिस्कस है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता। देखो, समता या समानता, सभी को समान अधिकार दिया गया, सभी को समान वैल्यू दिया गया है। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के संविधान में। इस कारण से जो हमारा पहला अधिकार होगा वो समता या समानता का अधिकार है। दूसरा हमने लिखा स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी चीज की स्वतंत्रता आपको दी गई, हर प्रकार की स्वतंत्रता सबों के लिए बिल्कुल समान है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। तो इसका डिस्कशन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में क्या है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में डिस्कस है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में इसका डिस्कस किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 क्या है बच्चों? 25 से 28। फिर जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में इसका डिस्कस किया गया। और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है, भारतीय संविधान के हृदय एवं आत्मा इसको कहा गया है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल्स अनुच्छेद 32 में इसका डिस्कस किया गया, ठीक है। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए बहुत बेहतरीन ढंग से, ठीक है। अगर आपको इसके पीडीएफ भी चाहिए तो वो भी मैं आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ टेलीग्राम पे। फिलहाल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसके ऊपर पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, तो भारतीय संविधान के कुल 6 मौलिक अधिकार कुछ इस तरह से हैं, ठीक है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर मैं रख चुका हूं। अब आइए कि एक एक कर करके हम पढ़ते हैं भाई। एक एक कर करके क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि भाई किस तरह से बच्चों, ये किस तरह से मौलिक अधिकार काम आएगा। समता या समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में इसका डिस्कस किया गया है। और इसके बारे में कहा गया है कि अनुच्छेद 14 के बारे में कहा गया, देखिए एक एक कर करके पढ़ेंगे। समता या समानता किस किस अनुच्छेद के बीच में? अनुच्छेद 14 से 18। तो सिंपल सी बात है, 14, 15, 16, 17, 18 सबके बारे में डिस्कस करें। यहाँ पे हमारा आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद भी कवर हो जाएगा, और जो हमारे मौलिक अधिकार है उनको भी हम कवर कर लेंगे। दो एरिया को एक साथ कवर करेंगे। तो अनुच्छेद 14 के बारे में कहा गया है, ये 14 के बारे में कहा गया बच्चों कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। और उसमें कहा गया कि अनुच्छेद 14 का कहना है, जी हाँ, अनुच्छेद आर्टिकल्स 14 अनुच्छेद 14 का कहना है कि राज्य का कानून, जी हाँ, राज्य नहीं देश का भी कानून सेम ही होता है, पर फिर भी राज्य का कानून सभी व्यक्तियों के लिए एक समान रूप से लागू होगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसी को कहते हैं समता या समानता। मतलब कानून
कानून जो है, कानून की जो प्रक्रिया है वो सबों के लिए बिल्कुल सामान्य है। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य का जो कानून है वो एक समान रूप से लागू होगा, चाहे वो व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो। इसको हम कहते हैं विधि के समक्ष समता। विधि का मतलब संविधान और उसके सामने जो समता है। सबको पता है कि हम संविधान के अंतर्गत हम लोग जो भी करते हैं, ठीक है, संविधान में जो बातें लिखित है उसी के अंतर्गत हमें कानूनी प्रक्रिया के द्वारा हमें अपना जीवन यापन करना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 का कहना है कि राज्य का कानून जो है वो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान रूप से लागू होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये समता या समानता अनुच्छेद 14 में कहा गया। आइए भाई अनुच्छेद 15 की बात करें। अनुच्छेद 15 जो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बार पूछता है। एसएससी में काफी बार देखने को मिला है, डिफेंस लाइन में ये क्वेश्चन, जैसे अभी एसएससी जीडी आने वाला है तो मे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि अनुच्छेद 15 में कहा गया कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म या स्थान के आधार पर राज्य अपने नागरिकों के जीवन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। देखो भाई ये सिंपल सी बात है, धर्म, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी जातीय लिंग हो, जन्म हो, स्थान हो, इन सबों के आधार पर राज्य जो है अपने नागरिकों के लिए, अपने व्यक्तियों के लिए, अपने जो भी उसके नागरिक हैं उनके जीवन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई जो बड़ी जाति के लोग हैं उनको कुछ और दिया जाएगा सुविधा और जो छोटी जाति के लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब तो छोटी जाति वालों को ही थोड़ा सा प्रेफरेंस देती है सरकार, ठीक है, राज्य और जो भी है कानून। तो इस हिसाब से आपका जो है वो 15 अनुच्छेद 15 कहा गया। जैसे मानकर चलिए कि कोई छोटी जाति वाले लोग अगर बड़ी जाति वाले लोगों के ऊपर कोई एक एफआईआर करते, केस करते, तो सबसे पहले सरकार, सबसे पहले कानून का कहना है, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से, कि जो सबसे छोटी वाली जाति के लोग हैं उनकी बातों को सुनिए, पहले क्या कह रहे हैं, फिर बड़ी वाली का सुनना है। तो ये अनुच्छेद 15 का हो गया। अनुच्छेद 16 में करेंगे लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप अभी ज्वाइन करिए, इसका पीडीएफ हम उस टेलीग्राम पे डलवा देंगे। 100 to 100 शुरू से, पूरी पॉलिटी शुरू से डाल देंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, हमने कहा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग को छोड़कर राज्य किसी पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगी। मतलब जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग होते हैं उनको सरकार जो है वो थोड़ा सा जो प्रेफरेंस देती है, छूट देती है। उसके अलावा अगर कोई सामान्य जाति का व्यक्ति हो और कोई दूसरा भी सामान्य जाति का व्यक्ति हो तो उन दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो हमने कहा राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और एवं पिछड़े वर्ग को छोड़कर राज्य किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पद पर नियुक्त होने वाले किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन, सेम टू सेम रूल एंड रेगुलेशन रहेगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब क्या हुआ, ठीक है, छुआछूत। पहले बहुत प्राचीन काल में अस्पृश्यता जो है वो काफी बड़े लेवल पर थी भाई। छुआछूत इस तरह से था कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनको मंदिर मस्जिद में प्रवेश की इजाजत नहीं थी, वर्जित थे, वो बाहर से ही, ठीक है, धार्मिक संस्थानों को बाहर से ही अपना जो है काम करते थे। लेकिन अब देखो भाई, अब ये सब बिल्कुल नहीं रहा, छुआछूत बिल्कुल नहीं रहा। अब कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, एक हिंदू भी मंदिर में, एक मुस्लिम भी मंदिर में प्रवेश कर सकता है और एक हिंदू भी मस्जिद में प्रवेश कर सकता है। ऐसी जो है इसको बोलते हैं अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत का जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो ये जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत। और अस्पृश्यता के अंत में कहा गया कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत जो है वो दंडनीय अपराध माना गया। किस आर्टिकल्स के अनुच्छेद अंतर्गत जो है वो छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया? भाई कहेंगे सर ये अनुच्छेद 17, उसको हम कहते हैं अस्पृश्यता का अंत। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट अनुच्छेद, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 18 में क्या हमने लिखा है? उपाधियों का अंत। देखो ये क्या है उपाधियों का अंत, बहुत बहुत स्पेशल है भाई। कहा गया है कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उसमें यह वर्णन है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना आप किसी भी विदेशी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते। मानकर चलो कि आप एक स्पोर्ट कोटा से, या कोई भी कोटा, जरूरी नहीं है स्पोर्ट कोटा, अगर आप एक बड़े लेवल के प्लेयर हैं या कुछ भी हैं, सम्मानित व्यक्ति है, और अगर आपको अदर कंट्री में, मान लो यूएसए गए, चाइना गए, कहीं भी गए, आपको जो है किसी भी तरह का पुरस्कार मिलता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो उस पुरस्कार को आप ग्रहण तभी करेंगे जब राष्ट्रपति, आपके देश का राष्ट्रपति आपको इजाजत देगा, तब, वरना आप ग्रहण नहीं कर सकते। यही चीज कहा गया है कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है वो उपाधियों का
अंत कर दिया गया, उपाधियों पर रोक लगा दिया गया कि भाई इस अनुच्छेद में वर्णन है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना आप किसी भी, जी हाँ, आप किसी भी विदेशी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि आप किसी भी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते। चलिए अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में कहा गया स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब ये देखिए समता या समानता कहाँ से कहाँ तक था? 14 से 18। अब जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार की ओर आ चुके हैं। अनुच्छेद 19 से अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, 19 से आपका कहाँ तक चलेगा? शायद ये आपका 19 से 22 तक चले। क्लियर है? धार्मिक स्वतंत्रता, फिर हमारा जो आएगा, ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति, बहुत सारी चीजें हैं, एक एक कर करके हम सबों के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आते हैं, पहला हमारा जो पड़ाव है वो खत्म हो गया। पहला पड़ाव था समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अब हम आ चुके हैं स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। यानी अब इसके ऊपर में डिस्कस करेंगे कि किस किस प्रकार की स्वतंत्रता जो है सभी नागरिकों को, सभी भारतीयों को दिया जाता है, और ये स्वतंत्रता कितना पावरफुल रहेगा, कितना बेहतरीन आपके लिए साबित होगा। तो हमने लिखा है अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। और अब देखिए कि क्या कहा गया है। कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सभी भारतीयों को 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जो अब घटकर क्या हो गया भाई? 6 हो गया। एक जो है बंद कर दिया गया, फिर हम आपको बताएंगे कि ये क्या था। ठीक है, फिलहाल समझिएगा कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, सभी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सभी भारतीयों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? 7 प्रकार की। और अब ये घटकर कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से डाउनलोड करिए हमारा पीडीएफ। ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम फ्री में ज्वाइन करना होगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, और साथ ही साथ एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी हम नीचे डाल देंगे, उस व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं भाई अनुच्छेद 19 से 22, जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, एक एक कर करके पढ़ते हैं। देखो भाई 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, अब ये घटकर 6 हो गई। ठीक है, अब ये 6 है कौन कौन सा? पहला है 19 का बोलने की स्वतंत्रता, उसी को कहते हैं प्रेस। प्रेस एक ऐसा चीज है, ठीक है, जिसको आप बिल्कुल भी चुप नहीं कर सकते। ठीक है, वीर तुम बढ़े चलो, उस तरह की स्वतंत्रता। मतलब अनुच्छेद 19 के क में आप कह सकते हैं कि सर बोलने की स्वतंत्रता है, और बोलना जो है वो सबसे प्रमुख कार्य होता है प्रेस वालों का, इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता दोनों को हम एक ही में लेके चलेंगे। तो अनुच्छेद 19 का बोलने की स्वतंत्रता, या आप उसको कह सकते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। देखो एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। 19 के ख में कहा गया है कि बिना शस्त्र, बिना हथियार, शस्त्र का मतलब हो गया हथियार, बिना हथियार शांतिपूर्वक, वो तो आपसे होगा नहीं मुझे भी पता है, बिना शस्त्र शांतिपूर्वक एकत्रित सभा का आयोजन करने की स्वतंत्रता। क्या करना है भाई 19 के ख में? कि बिना हथियार उठाए शांतिपूर्वक एकदम आराम से एकत्रित सभा का आयोजन, मतलब 10 आदमी 20 आदमी आराम से अगर चाहें तो मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन हथियार नहीं होना चाहिए, वरना उसको जो है कुछ अलग नजरिए से देखा जाएगा। 19 के गांव में कहा गया संसाधन अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता। संसाधन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, बहुत सारी लोगों की टीम बना सकते हैं, इस तरह की स्वतंत्रता आपको दी गई है। शांतिपूर्वक देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता। अगर आप पूरे भारत में कहीं भी चाहे, ठीक है, तो आप आवागमन कर सकते हैं, लेकिन कैसे? शांतिपूर्वक। शांतिपूर्वक पूरे देश में किसी भी जगह आवागमन करने की स्वतंत्रता। और अड़ में कहा गया है कि देश के किसी भी भाग या स्थान में बसने की स्वतंत्रता। और देखो ये मैंने जब पीडीएफ बनाया था तो उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 35A और 370 था, लेकिन अब ये हट चुका है, यानी अब ये जम्मू कश्मीर भी नहीं रहा। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप जम्मू कश्मीर में भी अपनी संपत्ति को बना सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये पहले नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य का दर्जा था, जिसको मोदी सरकार के द्वारा, यानी बीजेपी सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा हटा दिया गया, और अब जो है वो नॉर्मल एक राज्य हो गया है। तो देश के किसी विभाग या स्थान में बसने की स्वतंत्रता, जीवन यापन करने की स्वतंत्रता, अब ये जम्मू कश्मीर को हम काट देंगे। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर अब विशेष राज्य का दर्जा इसको खत्म हो गया, यानी अब यहाँ भी हम अपनी संपत्ति को बना सकते हैं, अपनी संपत्ति को बड़े लेवल पर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? एकदम एविडेंस
ये एकदम बिल्कुल ए टू जेड समझ में आ रहा है। अब हम आपको डिस्कस करेंगे भाई ये संपत्ति का अधिकार कहाँ गया। हमने बोला था ना कि 1976 में जो है मतलब भारत सरकार को लगा ये तो यार ये लोग तो संपत्ति को अर्जित कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं मतलब जमा कर रहे हैं, तो क्यों ना संपत्ति का अधिकार ही खत्म कर दें। तो इस कारण से अब देखिएगा कि ये जो आपका है संपत्ति का अधिकार 19 के च में है इसका डिस्कन, ठीक है, 19 के च में जो है संपत्ति का अधिकार, ठीक है, कह रहा है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो सभी भारतीयों का एक मौलिक अधिकार था, ठीक है, जिसका दुरुपयोग सभी भारतीय करने लगे, जिस कारण 44वां संविधान संशोधन 1979, याद रखिएगा कब, 1979 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को भारत के मौलिक अधिकार से हटाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। सिंपल सी बात है, समझिएगा कि संपत्ति का अधिकार जो था वो हमारा एक मौलिक अधिकार था, मूल्य अधिकार था, और उसका दुरुपयोग, जैसे मूल्य अधिकार हो गया, बैंक में जमा नहीं करिएगा तो भारत सरकार को टैक्स दीजिएगा नहीं, अब टैक्स नहीं दीजिएगा तो सिंपल सी बात है भाई संपत्ति का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, कैश रख रहे हैं, इसलिए तो कैशलेस इंडिया ना 2014 में मोदी सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा 2014 में भारत सरकार ने क्या कर दिया कि कैशलेस इंडिया की शुरुआत कर दी, और साथ ही साथ वो आपका जो नोटबंदी का प्रोग्राम बना दिया नहीं कि भाई चलो अब नोटबंदी कर देते हैं। तो ये संपत्ति का अधिकार जो है वो भारतीयों का मौलिक अधिकार था, जिसका दुरुपयोग सभी भारतीय करने लगे, जिस कारण 44वां संविधान संशोधन 1979 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को भारत के मौलिक अधिकार से हटाकर इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के काम में रख दिया गया। इसी चीज की चर्चा हम काफी टाइम से कर रहे थे कि संपत्ति का अधिकार जो था वो हमारा मौलिक अधिकार था, यानी पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब घटकर मात्र 6 रह गए। कितने रह गए बच्चों? 6 मौलिक अधिकार रह गए, ठीक है। अब देखिए 19 के 6 में किसी भी व्यवसाय को करने और जीविका उपार्जन करने की स्वतंत्रता। देखिए पहले क्या होता था प्राचीन काल में, प्राचीन काल में होता था कि अगर आप एक ब्राह्मण के घर से पैदा हुए हैं तो आपको पूरी जिंदगी पूजा ही करानी है, अगर आप एक बढ़ई के घर से पैदा हुए हैं तो सारा दिन लकड़ी वाला ही काम करना है, अगर आप एक नाई के घर से पैदा हुए हैं तो वही नाई वाला काम करना है। लेकिन अब जमाना बदल गया, लोग बदल गए, विकास जो है वो काफी बड़े गति पर हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के व्यवसाय को वो जो है अपने स्वेच्छापूर्वक अपना ग्रहण कर सकता है, कोई जो है वो बाध्य नहीं किया जाएगा। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 6 में डिस्कस किया गया है कि किसी भी व्यवसाय को करने और जीविका, जीविका मतलब अपनी आय को, अपने अपने अर्थव्यवस्था को उपार्जन, उपार्जन का मतलब चलाने की व्यवस्था, स्वतंत्रता, ठीक है, मतलब किसी तरह से आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप भाई ब्राह्मण के घर से है तो पूजा ही कराए, क्षत्रिय है तो सेवा ही करे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आपको जो मन करे, ठीक है। अगर आप एक ब्राह्मण के घर से हैं, अगर आपको एक शॉप खोलना है तो बिल्कुल खोल सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। जरूरी नहीं है कि सोनार ही सोने की दुकान खोल सकता है, एक नाई भी अगर चाहे तो अभी सोने की दुकान खोल सकता है, इसे हम कहते हैं स्वतंत्रता। और ये भारतीय संविधान के 19 के 6 में इसका डिस्कस किया गया है, ठीक है, इस तरह की स्वतंत्रता। क्लियर है बच्चों? ये 6-7 प्रकार की स्वतंत्रता थी हमें। अब आ जाइए 19, अब आ जाइए आप अनुच्छेद 20 में, ठीक है। अनुच्छेद 20 जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कहा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के संबंध में संरक्षण। जैसे मानकर चलिए कि कोई व्यक्ति है जिसने बाय मिस्टेक कुछ गलती कर दी, ठीक है, एक मर्डर कर दिया आपने, ठीक है, किसी को कुछ गलत कर दिया, वो चीज आपको करना नहीं चाहिए था, बट बाय मिस्टेक, ठीक है, आपको करना पड़ा, ऐसे हालात हो गए थे, ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि आप करना नहीं चाहते थे लेकिन आपको करना पड़ा। तब देखिए कि भाई भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा आपको क्या प्रेफरेंस मिल सकता है कि ऐसे कंडीशन में कुछ ऐसी भयावह स्थिति हो गई जहां पे आपको कुछ नहीं करना चाहिए था फिर भी आपने कर दिया। आइए देखते हैं, कहा गया है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ देखिएगा पहले करते हैं अपराधों के लिए दोष सिद्ध व्यक्तियों के संबंध में संरक्षण। आपको पता है अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध व्यक्तियों के संबंध, अगर अगर आप कोई चीज गलती से करते हैं तो आपको सिर्फ 2 ही व्यक्ति जो है क्षमादान कर सकता है, एक आपका भारत का राष्ट्रपति होता है और दूसरा जो होता है वो राज्य का राज्यपाल होता है। अगर बात राज्य लेवल तक है तो वो राज्यपाल से काम बन जाएगा, और अगर बात बड़े लेवल पर है तो आपको राष्ट्रपति के पास है। अगर इन दोनों व्यक्तियों ने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर आपको भारत सरकार की कोई भी पॉलिसी जो है या भारत सरकार का कोई ऐसा कानून नहीं है जो आपको बचा दे। सिर्फ 2 ही व्यक्ति आपको बचा सकता है, आपके राज्य का राज्यपाल, नहीं तो आपके देश का राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री कुछ नहीं करेगा भाई, ठीक है, उनका तो दौरा होते रहता है, विदेश जाइए, ये जाइए, वो जाइए, करते रहिए। बचाएगा कौन? देश का राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल। इसके अलावा तीसरा किसी से उम्मीद भी मत रखिएगा, ठीक है। तो भाई देख लेते कि क्या है। तो ये आप समझ चुके हैं अनुच्छेद 20 क्या है, कि अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति है ना, उसके
अंदर संरक्षण, हालांकि ये चीज कुछ और है, समझ रहे हैं, अभी तो डिस्कस करते हैं वो, नॉर्मली मैं किसी और टॉपिक पे आ गया। अनुच्छेद 21 में देखिएगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, कहा गया है कानून की प्रक्रिया के तहत, कानून की प्रक्रिया के तहत दंडनीय व्यवस्था को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को जीवन और उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं। मान लो कि अगर किसी ने मर्डर कर दिया, अब मर्डर कर दिया ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अब उसको फांसी की सजा हो गई, तो फांसी की सजा हो गई इसका मतलब ये नहीं कि उसको रोज जो है वो बंद करके मारते रहेंगे हम लोग, ठीक है, उसको एक बार सरकार मतलब कानून ने उसको जो है सजा दे दी, तो ठीक है, वो समयानुसार जब उसका समय आएगा तो फिर उसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि अब उसको रोज टॉर्चर करे, रोज टॉर्चर करे कि हाँ भाई तुम्हें फांसी की सजा मिली, मतलब उसको जो है उसको व्यक्तिगत जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। कहा गया है कि कानून की प्रक्रिया के तहत भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब अपने प्राण और अपने जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार हर व्यक्ति को होता है। तो इसके अनुसार कानून की प्रक्रिया के तहत दंडनीय व्यवस्था को छोड़कर, जो दंड का जो व्यवस्था है उसको छोड़कर किसी भी व्यक्ति को जीवन और उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, मतलब उसको जो है वो मेंटली टॉर्चर नहीं किया जाएगा। चलो भाई ठीक है, उसको मिला है उसको जो है ठीक है, उसको फांसी की सजा होगी तो होगी जिस दिन समय होगा, पर उसको मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते। अनुच्छेद 21 के क में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य निःशुल्क एवं ठीक है निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी। ठीक है, आपने सुना नहीं है, किताबें रहती है, छोटी छोटी सी किताबें होती है बच्चों के पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में, उसके ऊपर लिखा रहता है सर्व शिक्षा अभियान, वो इसी के अंतर्गत आता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करना और किताबों का भी वितरण करना। देखते हैं ऊपर रहता है इस तरह से सर्व शिक्षा, ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे बना हुआ रहेगा, अंदर रहेगा सर्व शिक्षा अभियान, ये इसी के अंतर्गत आता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और बिल्कुल किताबों का वितरण और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना। तो ये हमारा इंडियन पॉलिटी का एक स्पेशल लेक्चर था। आई होप कि बड़ा मजा आया होगा। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मौलिक अधिकार जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल्य अधिकार, कितने थे भाई? 7 थे, 6 हो गया। कौन गया? संपत्ति का अधिकार गया। कब गया? 44वां संविधान संशोधन कब गया? 1979। कहाँ गया था भाई? ये हमारे मौलिक अधिकार में गया कहाँ भाई? 300 के काम में चल गया। अब वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा, हट गया वो। ठीक है, मतलब आप पैसों का अब जो है वो कैश का जो है, आप अगर आपके घर पे 2 4 10 20 करोड़ मिल गया, एक आध 2 करोड़ भी मिल गया, तो आपको भारत सरकार को जवाब देना कि आया कहाँ से। इसको कहते हैं मौलिक अधिकार इसका समापन। ठीक है, आई होप कि इंटरेस्टिंग वीडियो स्पेशल लगा होगा आपको। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ओके बच्चों।